दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास हम लेकर आए हैं घटना चक्र से संबंधित। दोस्तों इस घटना चक्र में हमारे हल प्रश्न पत्र दे रखा है जो 2022 का संबंधित है, यानी कि प्रीवियस ईयर इसमें सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। पीसीएस हो चाहे छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उनके सारे प्रश्न दे रखे हैं इस पीडीएफ में। दोस्तों ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर मैंने पहले से अपलोड कर दिए, वहाँ पर जाकर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी पीडीएफ मिल जाएंगी घटना चक्र के साथ, और भी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगी। दोस्तों इस पीडीएफ में लगभग 560 पेज हैं और बहुत काफ़ी सारे टॉपिक हैं। ये इसमें टॉपिक दे रखे हैं। आर्थिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित इसमें टॉपिक दे रखा है, और ये सामाजिक विकास से संबंधित टॉपिक है। फिर वैदेशिक क्षेत्र से संबंधित टॉपिक है, फिर विविध है इसमें, फिर जनसंख्यांकिकी है। लगभग 545 से लगभग 560 पेज है। देख लेना दोस्तों इसमें कितने पेज है, 560 पेज है। 560 पेज है। आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आसानी से मिल जाएगी। मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया, इसलिए आप वहाँ पर जाके प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज की हम क्लास में जितने टॉपिक आप हमसे क्लियर हो पाएंगे उनको हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हम पहला टॉपिक और प्रश्नों को हल करते हैं। ये इसके बारे में पूरा अवलोकन दे रखा है, आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। हमारा ये है आर्थिक एवं सामाजिक विकास। आर्थिक एवं सामाजिक विकास दे रखा है। ये आर्थिक विकास है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप दे रखा है। ये नोट्स है, आप इस नोट्स को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ये इसका पूरा सारा नोट दे रखा है। ये इसका नोट दे रखा है, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं प्रश्न कोश को। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से और प्रश्न कोश से। इसमें लगभग 560 पेज है, तो हम 560 पेजों को एक क्लास में तो पूरा नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे हम उनको कंप्लीट करने की कोशिश करने वाले हैं। ये आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारण नहीं है। हमसे प्रश्न में पूछा हुआ है जो हमारा आर्थिक विकास है उसका प्रमुख कारण नहीं है। तो हम देख लेते हैं आर्थिक विकास के प्रमुख कारण। पहला है पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार। अगर हम पूंजी का संचय करेंगे और हमारे देश में तकनीकी के सुधार आएंगे तो क्या होगा, इससे आर्थिक विकास होगा। एकदम राइट है। जनसंख्या में परिवर्तन, दोस्तों जनसंख्या में परिवर्तन, तो ये भी क्या है, आर्थिक विकास के प्रमुख कारण है। और यह विशेषीकृत क्रियाएं, गतिविधियां एवं श्रम में विभाजन, दोस्तों ये भी क्या है, आर्थिक विकास का प्रमुख कारण है। और यह तकनीकी विद एवं नौकरशाह, तकनीकी विद और नौकरशाह ये आर्थिक विकास का प्रमुख कारण नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। आंसर याद रखना, इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों हम हर प्रश्न की व्याख्या को साथ देखते हुए चलेंगे। ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्री 2021 में आया हुआ प्रश्न है, देख लेना। इसकी व्याख्या पे एक नज़र डाल देते हैं जल्दी से कि ध्यातव्य है कि आर्थिक विकास के प्रमुख तत्वों में पूंजी का संचय, तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत श्रम विभाजन, उद्यमशीलता, प्राकृतिक संपदा आदि का प्रत्यक्ष योगदान है, परंतु तकनीकी विद नौकरशाही का प्रमुख योगदान नहीं है। ये इसकी जो दे रखी है, क्या देखा है इसका, ये विश्लेषण दे रखा है। थोड़ा सा एक नए रेसिपी भी डाल लेना। प्रश्न यूपीपी से 2021 में आया हुआ है। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है हमारा। प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, ये भी प्रश्न यूपीपी से प्री 2020 में आया हुआ है। भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है। यानी कि भारत ने एक लक्ष्य रखा है कि वह $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था कब तक प्राप्त कर लेगा, तो वो रखा है 2024 का। 2024 का इसने लक्ष्य रखा है, $5 ट्रिलियन का लक्ष्य, याद रखना। और ये भी प्रश्न 2020 में आया हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी। केंद्र सरकार द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को 2024 तक $5 ट्रिलियन अमेरिकी इकोनॉमी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ज्ञातव्य है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 खंड फर्स्ट पृष्ठ 231 पर लक्ष्य 2025 बताया गया है, लेकिन अन्य स्रोतों के अनुसार वर्ष 2024 ही मान्य है। दोस्तों इन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो 2019-20 का खंड फर्स्ट है आर्थिक समीक्षा का, उसमें प्रश्न नंबर 231 में 225 लक्ष्य बताया गया है। आपको ये भी याद रखना, अगर आपके ऑप्शन में कभी 2024 नहीं आता, 2025 आया है, तो भी आपको उसको आंसर लगा सकते हैं, जिससे कि आपका राइट हो जाए। लेकिन इन्होंने लिख दिया है कि लेकिन अन्य स्रोतों के अनुसार वर्ष 2024 ही मान्य है। इन्होंने दोनों पॉइंट हमें मेंशन कर दिए, कन्फ्यूजन हमारा दूर हो गया।
अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है। ये कब तक प्राप्त करना चाहता है, ये UPBO प्री 2019 में आया हुआ है। फिर दोबारा वही प्रश्न है, तो ये 2024 तक हमने पढ़ लिया है, 2024 तक प्राप्त करना चाहता है। व्याख्या भी ऊपर दे रखी है, वही हमें पढ़नी है। हमारा अगला प्रश्न है, ये कथन दे रखा है और ये कारण दे रखा है, कथन और कारण दे रखा है। पहला कथन है, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन NIP सरकार द्वारा वर्ष 2030, 20 और 30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। तो दोस्तों ये हमारा पहला वाला गलत है। अब क्यों गलत है ये भी देख लो। इसमें हमारे जो वर्ष दे रखे हैं वो 2020 से 2030 तक दे रखे हैं, लेकिन ये नहीं है, क्या है, वो है 2025 तक। 2020 से 25 तक हमारी डेट जो है 2020 से 25 के बीच है, तो इसलिए पहला तो हमारा गलत है, सरासर बिल्कुल गलत है, याद रखेंगे, पहला गलत है। 2020 और 25 की अवधि है। अगला है, NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त करना, ये वाला सही है दोस्तों। हमारा कारण R सही है, कथन A गलत है। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, A गलत है, R सही है। A गलत है, R सही, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। A गलत है, R सत्य है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये भी प्रश्न दोस्तों हमारा UPPCS 2020 में आया हुआ है। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, थोड़ी सी व्याख्या दे रखी है, हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP पर गठित कार्यदल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 29 अप्रैल 2020 को जारी किया गया राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना। कार्यदल द्वारा पेश अंतिम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-25 द्वारा 2020-25 तक की अवधि के दौरान देश में अवसंरचना क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कुल निवेश 111 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। उपरोक्त व्याख्या के आधार पर स्पष्ट है कि कथन A गलत है किंतु R सही है। ये इसकी व्याख्या हो गई। दोस्तों आगे भी देख लेते हैं, इसके प्रश्न हमारा आगे क्या है। अगला प्रश्न हमारा, ये भी प्रश्न RAS और RTS 2018 में आया हुआ है प्रश्न है, कंपनियां औद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्संरचना क्यों करती हैं, यानी कि पुनर्रचना क्यों करती हैं। तो ये क्यों करती हैं, उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ती रहें, एकदम राइट है दोस्तों, इसलिए करती हैं। कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है, इसलिए करती हैं, एकदम राइट है। अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है, इसलिए करते हैं। दोस्तों हमारे तीनों कथन क्या है, इसमें राइट है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी एक नज़र हम व्याख्या पे भी डाल देते हैं। दोस्तों आप टेंशन ना लें, इसकी जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे पहले से ही अपलोड कर दिया है। आप जब टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो उसे थोड़ा ऊपर जाकर देखें, आपको उनके साथ साथ लगभग 20 से 25 PDF और प्राप्त हो जाएंगी। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इसकी PDF मैंने पहले से अपलोड कर दी है। व्याख्या दे रखी इसकी, वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं। फलतः कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना कर रही हैं, जिसका लाभ उन्हें कम लागत पर उत्पादों एवं सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करने में मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषताएं क्या हैं। सामान्यता इसकी विशेषता क्या है जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों जान लेते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के, इसमें 2 पॉइंट सही हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं, प्रति व्यक्ति निम्न आय और पूंजी निर्माण की निम्न दर। प्रति व्यक्ति निम्न आय और पूंजी निर्माण की निम्न दर, ये इसमें राइट आंसर है। क्यों, हमसे पूछा हुआ है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प का मतलब होता है थोड़ा,
थोड़ी यानी कि कम विकसित जो अर्थव्यवस्था है तो प्रति व्यक्ति की निम्न आय हो और पूंजी निर्माण की निम्न दर। तो आंसर क्या होगा? दूसरा और फर्स्ट। और ये तीसरा जो निम्न आश्रित अनुपात तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना, ये दोनों गलत है। इसमें पहला और दूसरा सही है। देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड राइट है। अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। ये प्रश्न हमारा 2017 में आया हुआ है। 2017 में ये प्रश्न आया हुआ है। अल्प विकसित शब्द सामान्यतः उन अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में प्रयुक्त होता है जहां उस देश के लोगों का रहन सहन का स्तर काफ़ी निम्न होता है, क्योंकि वहां पर उत्पादकता का स्तर कम एवं जनसंख्या का स्तर अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न पाया जाता है। यानी कि आपकी समझ में आया होगा, जहां पर उत्पादकता जो यहाँ का उत्पादन है वो स्तर कम है और जो जनसंख्या का स्तर है वो अधिक है, तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? निम्न हो जाएगी। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की निम्न विशेषताएं हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्था है उसकी काफ़ी सारी विशेषताएं दे रखी हैं, एक एक करके इनको हम पढ़ लेते हैं। पहले ये निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न जीवन स्तर, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार का ऊंचा स्तर, कृषि क्षेत्र का आधिपत्य, यानी किसी क्षेत्र का आधिपत्य का मतलब है कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा निर्भरता, और पूंजी निर्माण की निम्न दर और आय की विषमता। ये हमारी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं दे रखी हैं। इन्हें एक बार और पढ़िएगा, आपको याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं? हमसे पूछ लिया गया है जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है, इंडिया की इकोनॉमी विकासशील श्रेणी में दर्शाती है, वो कौन कौन सी विशेषताएं? तो विशेषताएं, कृषि का मुख्य व्यवसाय, एकदम राइट है दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो दोस्तों ये तो राइट हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी, दोस्तों आपको बता दें प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है छुपी हुई बेरोजगारी। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी है, इसका मतलब है जैसे दोस्तों कृषि कार्य में जहाँ पर एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है वहाँ पर लगभग उस परिवार के 4 व्यक्ति कार्य करते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर वो 3 व्यक्ति जो क्या है वो 3 व्यक्ति फालतू लगे हुए हैं, तो दोस्तों ये क्या होगी? प्रच्छन्न बेरोजगारी होगी, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी। मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, एकदम राइट है। और दूसरा दे रखा है, अगला है प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रोटीन का जो प्रति व्यक्ति सेवन है इससे इसका कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों पहला है हमारा, सेकंड है, थर्ड है। पहला सेकंड कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? तो पहला सेकंड दे रखे हैं और थर्ड ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दोस्तों ये भी प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2017 में आया हुआ है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी दोस्तों हम। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था है उसे हम विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न लक्षण हैं: कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, पूंजी निर्माण की निम्न दर, अत्यधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, निम्न प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक पिछड़ापन, तकनीकी पिछड़ापन। आगे देख लेते हैं इसकी विशेषता। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था आयात पर निर्भरता तथा निरक्षरता। आयात पर जो निर्भरता है वो और निरक्षरता। दोस्तों आगे देख लेते हैं, इसमें प्रश्न आगे दे रखा है, आगे प्रश्न दे रखे हैं दोस्तों हमारे कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। अब प्रश्न आया है भारतीय अर्थव्यवस्था किससे वर्णित की जाती है, क्या कहा जा सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था को? तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जिसे हम पीछे पढ़ सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था है, और भारतीय अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। दोनों पॉइंट याद रहेंगे, और ये भी प्रश्न 2011 में पूछ लिया गया है।
अब इसकी व्याख्या हम पीछे भी प्रश्नों में देख चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था वह होती है कि जहाँ पर जो क्या है कि जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान हो, यानी कि जहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र हो और उसमें निजी क्षेत्र भी दोनों शामिल हो, तो वो उसे हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ये भी प्रश्न यूपी, यूडीए और एलडीए में आया हुआ है 1999 में। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था है तो हम देख चुके हैं भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है और विकासशील है। कैसी है? विकासशील और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में और व्याख्या में देख लेते हैं अच्छे से। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व रहता है। जैसे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण सरकार के हाथ में होता है, अंततः संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार को नियंत्रित करने में सरकार का कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती तथा उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के संसाधनों के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अतः इस आर्थिक प्रणाली में स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सके। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 11वें नंबर का प्रश्न हमारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका तात्पर्य है। फिर आगे हमसे मिश्रित अर्थव्यवस्था तो निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का विद्यमानता। आपको याद भी होगा प्रश्न, और इसकी हम व्याख्या पीछे भी देख चुके हैं, और ये प्रश्न इतनी बार परीक्षा में आया हुआ है। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण नहीं है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण नहीं है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, हमसे पूछ लिया गया प्रमुख लक्षण, तो वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों ये प्रश्न मिश्रित अर्थव्यवस्था से बार बार प्रश्न पूछा हुआ है। व्याख्या तो हम इसकी पढ़ चुके हैं पीछे। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है तो यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। किसमें? भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए यहाँ पर रिपीट हो रहा है बार बार, ना कि बार बार वही प्रश्न लिख दिया गया है। ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में बार बार आया हुआ है। अगला प्रश्न है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। इसमें क्या सत्य है कि भारत को किस प्रकार से परिभाषित कर दिया जा सकता है। तो इसमें दे रखा है एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो दोस्तों भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर खाद्य की कमी हो ही नहीं सकती, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा एकदम। दूसरा है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एकदम राइट है दोस्तों। भारत में श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, क्योंकि भारत में जनसंख्या ज़्यादा है जो कि कृषि पर आधारित रहती थी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर राइट हो जाएगा। क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दे रखा है कि भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण इसे एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं पीछे पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों इनमें से कोई भी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को नहीं समझाता। जैसे आय का असमान वितरण,
उच्च निर्भरता दर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर धीमी, बैंक व वित्तीय क्षेत्र परिवर्तन। तो इसमें से कोई नहीं है, तो आंसर क्या होगा? इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम इनकी व्याख्या में भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। ये भारत की सारी अर्थव्यवस्थाएं दे रखी हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय धीमी वृद्धि और जनसंख्या का भारी दबाव, गरीबी का अस्तित्व है, कृषि पर निर्भरता है, बेरोजगार की अधिकता है, तकनीकी कौशल की कमी है, साक्षरता की निम्न दर है, रूढ़िवादी और परंपरावादी समाज। रूढ़िवादी और परंपरावादी समाज से यह मतलब होता है कि जैसे वो अपनी पुरानी परंपराओं को चला रहे हैं, यानी कि वो कोई भी परिवर्तन नहीं चाहते, जैसे वो जीते आ रहे हैं वो पुरानी परंपराओं में ही जीना चाहते हैं। जैसे कि जो भारतीय जनजाति होती हैं वो रूढ़िवादी होती हैं, यानी कि वो परंपरावादी होती हैं। जैसे विकास के लिए योजना बनाना और योजनाओं पर व्यय, ये इसकी विशेषता है। आगे भी देख लेते हैं इसकी विशेषता। राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है, परंतु वर्तमान में राष्ट्रीय आय धीमी वृद्धि दर भारतीय संदर्भ में सही नहीं है। दोस्तों याद रखना, ये क्या दे रहे हैं कि राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती थी, यहाँ पर दे दिया थी, परंतु वर्तमान में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भारतीय के संदर्भ में सही नहीं है, यानी कि पहले तो थी लेकिन अब वर्तमान में नहीं है। पॉइंट दोस्तों अच्छा है, एक बार गौर से पढ़ लेना। पहले तो थी, यानी कि जो राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर धीमी थी वो भारतीय अर्थव्यवस्था में पहले देखने को मिलती थी, परंतु वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि अब भारतीय राष्ट्रीय आय है वो बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत अल्प विकसित देश है, हालांकि भारत अब विकासशील देश का दर्जा प्राप्त कर चुका है। जो दोस्तों हमने ऊपर विशेषताएं पढ़ी हैं ये सारी, इनके आधार पर क्या कहा जा सकता है कि भारत क्या है, अल्प विकसित देश है, लेकिन अब भारत को विकासशील देश का दर्जा प्राप्त हो चुका है, जैसे कि हम पिछले प्रश्नों में देख चुके हैं कि भारत एक विकासशील देश है। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हम कई बार पढ़ चुके हैं, अब हमारा ये प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं जाना चाहिए। इसमें क्या है, कृषि की प्रधानता, एकदम राइट है, हम कृषि की प्रधानता देख चुके हैं। दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता एकदम गलत है। भारत में उद्योग की प्रधानता नहीं है, भारत उद्योग पे कम निर्भरता है। न्यून प्रति व्यक्ति आय, एकदम राइट है। वृद्ध बेरोजगारी, आप दोस्तों जानते हैं कि भारत में भारी बेरोजगारी है, यानी कि बेरोजगारी ज़्यादा है, तो दोस्तों ये वाला राइट हो जाएगा, ये राइट है, ये राइट है। फर्स्ट, थर्ड और फोर, ये दूसरा नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर, केवल 3 ऑप्शन राइट है इसमें। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों एक बार। उद्योग की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण है। चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है अतः भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, जबकि तीनों लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता बताते हैं। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है। जो देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है, हमसे पूछा हुआ है कौन सा अनार्थिक तत्व है, तो सामाजिक व्यवहार क्या है, ये अनार्थिक तत्व है। प्राकृतिक संसाधन, पूंजी संसाधन, शक्ति संसाधन, ये अनार्थिक तत्व नहीं है, लेकिन सामाजिक व्यवहार अनार्थिक तत्व है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व दे रखे हैं, देख लेते हैं। आर्थिक तत्व और अनार्थिक तत्व। प्राकृतिक संसाधन या आर्थिक तत्व है श्रम शक्ति व जनसंख्या, पूंजी निर्माण, तकनीकी तथा नवाचार। और ये पूंजी उत्पाद का अनुपात और संगठन। अनार्थिक तत्व क्या है, सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक और वैज्ञानिक घटक, ये अनार्थिक तत्व है और ये आर्थिक तत्व है। दोस्तों आपको इस प्रकार जान सकते हैं इसको, जैसे कि आर्थिक तत्व, तो आर्थिक तत्व से मतलब हो गया कि जो अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, जो पूंजी से संबंधित हो,
तो दोस्तों ये सभी क्या है, पूंजी से संबंधित है। जैसे संगठन हो गया, पूंजी तो है ही पूंजी, और तकनीकी तथा नवाचार इसमें भी पैसा लगेगा, और पूंजी निर्माण में भी पैसा लगेगा। श्रम शक्ति व जनसंख्या इसमें भी पैसा चाहिए, हम श्रम करेंगे तो पैसा मिलेगा। और प्राकृतिक संसाधन तो है ही, ये तो पूंजी के जो है खजाना है। तो ये तो हमारे आर्थिक तत्व हो गए। और अनार्थिक तत्व से ऐसे समझ लेना जो समाज के घटक हो, यानी कि समाज से संबंधित हो। जैसे सामाजिक घटक है, धार्मिक घटक है, राजनीतिक घटक है, ये सब समाज से ही से संबंधित है। धार्मिक कौन होगा, जो सामाजिक होगा, समाज में रहने वाले ही तो धर्म के प्रचारक होंगे। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय घटक में देश विदेश शामिल हो गए, और वैज्ञानिक घटक में भी लोग शामिल हैं। तो ये हो गए अनार्थिक तत्व। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। दोस्तों हम बार बार पढ़ चुके हैं, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है और अब विकासशील है। अब विकासशील है और कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, विकासशील और मिश्रित। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन का ढांचा, उत्पादन के स्वरूप, उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तन होता है तथा सामाजिक संबंधों में भी विकास के साथ साथ परिवर्तन होता है। ये क्या है, हमारी विकासशील हो गई। निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन या जनरेशन, जो हम सेकंड जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए, का भाग नहीं है। हम बात कर रहे हैं आर्थिक सुधार। जो दोस्तों आर्थिक सुधार चला था, जो सेकंड जनरेशन था, यानी कि द्वितीय प्रजनन सेकंड जनरेशन था, वो सरकार द्वारा चिन्हित किए गए, क्या उसका भाग नहीं था। तो दोस्तों इसमें द्वितीय जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में तेल के क्षेत्र में सुधार ये शामिल था, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार ये भी शामिल था, न्यायिक प्रणाली में सुधार ये शामिल नहीं था। उस समय जो द्वितीय जनरेशन चली थी आर्थिक सुधारों की, तो उस समय न्यायिक प्रणाली में सुधार ये शामिल नहीं था। शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थानों के सुधार ये शामिल थे। ये तीनों शामिल थे, लेकिन ऑप्शन सी शामिल नहीं था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। व्याख्या में देख लेते हैं। उपयुक्त में न्यायिक प्रणाली में सुधार को छोड़कर बाकी सभी विकल्प सरकार द्वारा चिन्हित सेकंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स के भाग हैं, अतः विकल्प सी अभीष्ट उत्तर है। विकासशील विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। जो विकास का भारतीय मॉडल है वो किसके हितों की सुरक्षा करता है, तो व्यक्ति और राज्य दोनों की, व्यक्ति और राज्य दोनों की क्या करता है, विकास का भारतीय मॉडल जो है उसकी सुरक्षा करता है। अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की देश के विकास कार्यक्रम में भागीदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहां राज्य करता है, वहीं निजी क्षेत्र का प्रशासन व्यक्ति के हाथ में होता है। अब दोस्तों यहाँ समझने की बात है कि जो सार्वजनिक है उस क्षेत्र का जो प्रशासन है वो तो राज्य करेगा, राज्य या केंद्र करेगा, लेकिन जो निजी क्षेत्र है उसका जो प्रशासन है वो व्यक्ति के हाथ में होता है, यानी कि निजी अधिकार व्यक्ति में होता है। इस प्रकार विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। जो भारतीय मॉडल है वो किसी व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को आप चाहें तो इसकी जो नोट्स दे रखा है, आर्थिक देशीय समीक्षा सीमा की संकल्पना, यानी कि इसके नोट्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं। चाहें तो आप इसके नोट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये नोट्स काफ़ी अच्छे दे रखे हैं, नोट्स दे रखे हैं। जैसे आर्थिक सीमा का क्षेत्र है इसमें, और ये औद्योगिक वर्गीकरण है, निवासी की संकल्पना है, ये इसके काफ़ी सारे टॉपिक दे रखे हैं। आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम हर प्रश्न की जो व्याख्या है उसे देखते जा रहे हैं। हम करते हैं प्रश्न कोश को शुरुआत। ये प्रश्न कोश दे रखे हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब राष्ट्रीय आय से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको देखेंगे। पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। जो कौन सा पद है वो राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है, तो दोस्तों वो है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और
अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी को जोड़कर, यानी कि बाजार कीमतों पर जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसमें से जो मूल्य ह्रास होता है, यानी कि घिसावट होती है, मशीनों की घिसावट, किराया वगैरह लगता है, जो उसमें घिसावट होती है उसको घटाकर, और जो अप्रत्यक्ष कर लगते हैं उसको घटाकर सब्सिडी को जोड़ दें, तब क्या होता है, राष्ट्रीय आय निकल आती है, हमारी राष्ट्रीय आय हो जाती है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और व्याख्या में इसको एक बार देख लेते हैं। साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNPFC यानी कि फैक्टर कॉस्ट को राष्ट्रीय आय NI कहा जाता है। राष्ट्रीय आय का मतलब है NI, नेशनल इनकम कहा जाता है। राष्ट्रीय उत्पाद के विभिन्न रूपों के बीच का संबंध, ये राष्ट्रीय उत्पाद के विभिन्न रूपों का ये संबंध दे रखा है इस चित्र में। निवल प्रत्यक्ष कर NIT बराबर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। जो निवल अप्रत्यक्ष कर होता है NIT, अगर इसमें से हम अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी घटा दें तो हमारा जो निवल अप्रत्यक्ष कर है वो कर निकल आएगा, यानी कि कर निकल आएगा। और ये GNP दे रखा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, NNP निवल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं, GDP सकल घरेलू उत्पाद, और NDP निवल घरेलू उत्पाद, और MP बाजार कीमत यानी कि मार्केट प्राइस, और FC साधन लागत फैक्टर कॉस्ट, और D मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन, और NIT निवल अप्रत्यक्ष कर, और NFI विदेशों से प्राप्त निवल आय, जिनकी ये फुल फॉर्म दे रखी, हिंदी में नाम दे रखे इनके। आप चाहें तो इनको एक बार और पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। हमसे पूछ लिया गया प्रश्न में, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? तो दोस्तों बाजार मूल्य पर तो वो होता है, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर हम मूल्य ह्रास को हटा देंगे, यानी कि हमें शुद्ध पूछ रहा है, अगर हमें शुद्ध निकालना है तो हमें मूल्य ह्रास को तो घटाना होगा। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर मूल्य ह्रास हम घटा देते हैं तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या हम आगे देख सके, पीछे देख ही सके प्रश्न में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय क्या होती है? राष्ट्रीय आय होती है साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद GDP गणना करने की विधि नहीं है? सकल घरेलू उत्पाद GDP की जो गणना करने की विधि कौन सी नहीं है? तो दोस्तों उत्पादन विधि से GDP की गणना होती है, ह्रासमान लागत विधि से GDP की गणना नहीं होती। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्यय विधि से गणना हो जाती है, आय विधि से गणना हो जाती है। व्यय विधि, आय विधि, उत्पादन विधि से गणना हो जाती है, लेकिन ह्रासमान लागत विधि से GDP की गणना नहीं होती। देख लेते हैं दोस्तों, भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP गणना करने की तीन विधियां अपनाई जाती हैं, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, यानी कि तीनों विधियों से GDP की गणना की जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न दे रखा हमारा, निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP है। हमसे प्रश्न में पूछ लिया गया NNP और सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसमें ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन के मूल्य मापन का, इसमें से इसका आंसर नहीं दे रखा है क्योंकि ये स्टार कर दिया है। इसमें से ये सारे ऑप्शन क्या है, इसमें से मिल नहीं खाते। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट और सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के द्वारा राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन किया जाता है, तथापि ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। GNP किसी देश के नागरिकों द्वारा देश के भीतर या बाहर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य होता है। यानी कि जो हमारा GNP होता है तो वो किसी देश के कोई भी नागरिक हैं, यानी कि हमारा जैसे भारत देश है तो हमारे भारत देश में जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे वो देश के बाहर हो, उनके द्वारा एक वर्ष में सभी अंतिम उत्पादन
वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है हम उसे ही जीएनपी कहते हैं, जिसमें से पूंजी ह्रास डेप्रिसिएशन को घटाने पर नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि एनएनपी में से अगर एनएनपी निकालना है तो हमें जो जीएनपी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसमें से अगर मूल्य ह्रास को हटा दें तो हमें क्या मिलेगा, एनएनपी मिल जाएगा। तो विकल्प ए और डी दोनों सही माना जा सकता है उसमें हमारे। तो दोस्तों इसलिए हमें वहाँ पर जो प्रश्न का क्या है स्टार दे दिया गया है, यानी कि ए और डी दोनों माने जा सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों, जो हमारा क्या है जो जीएनपी है, जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल, यानी कि पूरे भारत के नागरिकों द्वारा पूरे विश्व में या देश के भीतर हो या बाहर हो, हमारे जो देश के नागरिक हैं लोग हैं वो चाहे देश में हो चाहे देश के बाहर हो, कहीं भी कितना भी पैसा कमा रहे हो तो उसकी जो राष्ट्रीय आय है एक साल के अंदर मौद्रिक मूल्य है उसी को हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। अगर दोस्तों ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर हम मूल्य ह्रास को हटा दें, मूल्य ह्रास को अगर हम हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, तो हमें मिल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि हमें एकदम शुद्ध मिल जाएगा, हमें उसमें कोई मिलावट घिसावट नहीं रहेगी, तब वो हो जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। देख लेना दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया है तो आप अपने आप इसे पढ़ लीजिएगा, अगर मेरे समझाने से नहीं आया समझ में तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है। प्रश्न पूछ लिए गए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है, तो वो क्यों है, तो वो है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र ये एक समस्या है। अल्प रोजगार, बचत का निम्न स्तर, मुद्रास्फीति इसकी कोई समस्या नहीं, लेकिन असंगठित क्षेत्र की समस्या है। ऑप्शन डी राइट होगा, असंगठित क्षेत्र। व्याख्या देख लेते हैं इसकी एक बार। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की आय की गणना करने का कोई भी उपकरण नहीं है, यानी कि दोस्तों असंगठित क्षेत्र है, इनका हम संगठन नहीं बना सकते, इनके बारे में नहीं जान सकते, जो उसमें काम कर रहे हैं तरीका हमारे पास नहीं है, यानी कि जो उनके गणना करने का तरीका हमारे पास नहीं है। अतः भारत में राष्ट्रीय आय गणना करने का असंगठित क्षेत्र एक समस्या है। क्या है, एक समस्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कथन दे रखा है और ये कारण, कथन सेकंड दे रखा है और कथन थर्ड दे रखा है। तो देख लो, पहले पढ़े थे शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि नेट नेशनल, जो दोस्तों ये क्या है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्य ह्रास, हमें अगर शुद्ध निकालना होता है तो क्या करना पड़ता है, इसमें से मूल्य ह्रास को घटाना पड़ता है। याद रहेगा, हम पीछे भी देख चुके हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, उसमें भी हमने क्या किया था, ये मूल्य ह्रास हटा दिया था, घटाना पड़ता है। दोस्तों अगर हमें शुद्ध से अगर हमें शुद्ध निकालना होता है, हम आपको बता चुके हैं कि अगर हमें दोस्तों शुद्ध निकालना पड़ता है तो हमें से सकल में से मूल्य ह्रास घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जो हमारा मूल्य ह्रास होता है उसे हमें घटाना पड़ता है। इसमें दोस्तों जोड़ दिया गया है तो गलत हो जाएगा। याद रखना, जब भी हमें शकल से शुद्ध निकालना होगा, याद रखिएगा, शुद्ध से हमें सकल से शुद्ध निकालना होता है, तो सकल शुद्ध निकालेंगे सकल से तो हमें मूल्य ह्रास को घटाना ही पड़ेगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय को निकालने के लिए हमारे देश की जितनी भी राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, अगर उसको राष्ट्र की कुल जनसंख्या से भाग कर देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। लेकिन यहाँ दे दिया है शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद नहीं, हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा क्या, वो लगाना पड़ेगा नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय और राष्ट्र की कुल जनसंख्या, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा है विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने हेतु शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर माना जाता है, तो दोस्तों ये भी गलत है। हमारे इसमें तीनों गलत है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। अब दोस्तों इनके बारे में एक बार व्याख्या में देख लेते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद का अभिप्राय एक वर्ष में एक देश की घरेलू सीमाओं में निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। क्या दे रखा है प्रश्न में कि जो शुद्ध घरेलू उत्पाद का अभिप्राय एक वर्ष में, यानी कि एक वर्ष में
देश की घरेलू सीमाओं में निवासियों द्वारा उत्पादित, जो हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है, एक वर्ष में देश की घरेलू सीमाओं में उत्पादित, यानी कि जो हमारे देश की सीमा है इसके भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है, जिसमें से स्तर पूंजी के उपभोग को घटा दिया जाता है। जो स्तर पूंजी है उसके उपभोग को घटा दिया जाता है। तो हमारा ये क्या हो गया, शुद्ध हो गया। तो दोस्तों शुद्ध ये दे रखा है, शुद्ध घरेलू उत्पाद में से सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास घटा दिया जाता है। यानी कि जब भी हमें शुद्ध निकालना होता है तो सकल में से मूल्य ह्रास को हमें घटाना पड़ता है। तो इसलिए हमारा पहला वाला कथन गलत था। प्रति व्यक्ति आय एक राष्ट्रीय भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। प्रति व्यक्ति आय का उपयोग किसी क्षेत्र के लिए औसत प्रति व्यक्ति आय निर्धारित करने और आबादी के जीवन स्तर और गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है। किसी राष्ट्र के लिए प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। यानी कि जो हमारे देश की राष्ट्रीय आय है, अगर उसको राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग कर देंगे तो हमारी प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। राष्ट्रीय आय को हमें कुल जनसंख्या से भाग करना होता है। अगला पॉइंट है इसी में, किसी देश की सीमाओं में एक निर्धारित समय के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। यानी कि किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर सभी जो उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी कि कुल मौद्रिक मूल्य, जिसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है, यानी कि सभी शामिल होता है। कुल शामिल हो गया तो सभी हो गए, तो उसे जीडीपी कहते हैं। यह किसी देश के घरेलू उत्पाद का व्यापक मापक होता है और इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का पता चलती है। परंतु विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने हेतु शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर माना जाता है, मानक है। यानी कि जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है उसे बेहतर मानते हैं, ना कि सकल घरेलू उत्पाद को, क्योंकि इसमें से घिसावट मूल्य को घटा दिया जाता है, जिससे वास्तविक अंतिम वस्तुओं की और सेवाओं का मूल्य पता चलता है। याद रहेगा, जो शुद्ध वाला है वो बेहतर माना जाता है और सकल वाला वो बेहतर नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, कोई अवधि दी गई है उसमें किसी देश की राष्ट्रीय आय वो क्या होती है, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। क्या है, जो उत्पादित अंतिम वस्तुएं हैं और उनके जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है उसके बराबर होती है राष्ट्रीय आय। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं, व्याख्या के बारे में। राष्ट्रीय आय से आशय किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय अवधि, साधारणतः एक वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य से है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, पूर्व में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा की जाती थी। यानी कि वर्तमान में अब इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और पहले क्या था, तो पहले था ये सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन था। अब ये NSO हो गया है। अगला प्रश्न है, एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय बाई है तो CIGXM का क्रमशः अर्थ है उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च, कुल निर्यात, कुल आयात। यानी कि पहले उपभोग है, फिर निवेश है, सरकारी खर्च है, कुल निर्यात है, कुल आयात है। तो इसमें क्या सही होगा, वो होगा बाई बराबर, यानी कि राष्ट्रीय आय बराबर क्या सही है दोस्तों, ये उपभोग है और निवेश है। उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च, उसमें भी जोड़ लेते हैं हम क्या, जो सरकारी खर्च है उसमें जो कुल निर्यात किया गया है,
कुल निर्यात में से माइनस कर देते हैं कुल आयात। जो कुल निर्यात हम कर रहे हैं उसमें से माइनस कर देते हैं हम कुल आयात। हमने कितना आयात किया है और कितना निर्यात किया है, उन दोनों का अंतर इसमें जोड़ देते हैं, वो होती है हमारी राष्ट्रीय आय। हमारी राष्ट्रीय आय दोस्तों, इसमें हमें फॉर्मूला बनाकर पूछ लिया गया है। क्या पूछ लिया गया है? फॉर्मूला राष्ट्रीय आय पूछ ली गई। तो राष्ट्रीय आय क्या होगी? एक देश में उपभोग हो, निवेश हो, सरकारी खर्च हो, इनको ये जोड़ लेते हैं। और जो दोस्तों हमने कुल निर्यात किया है, निर्यात जो हमने किया है यानी कि दूसरे देशों को निर्यात किया है, उससे जो हमें इनकम हुई है उसको इसमें जोड़ेंगे। परंतु जो हमने आयात किया है तो दूसरे देशों को अपने पैसा भेजा होगा, तो हमें वो भी तो माइनस करना पड़ेगा। जब हम दूसरे देश को कोई चीज़ दे रहे हैं तो उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें इन दोनों का अंतर दे रखा है, आयात और निर्यात का अंतर इसमें जोड़ देते हैं, तो वो हो जाती है हमारी राष्ट्रीय आय। उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च, इन तीनों को जोड़ लेंगे और आयात और निर्यात का जो अंतर है इसको जोड़ लेंगे, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी यही दे रखा है देखो कि सरकारी खर्च तथा एक्स माइनस एम निर्यात और आयात का अंतर लेते हैं, यानी कि एक्जिम और इंपोर्ट और एक्जिम। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन समायोजित सकल आय AGR की परिभाषा के अंतर्गत आता है? समायोजित सकल आय AGR की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ब्याज आय, लाभांश, डिविडेंड और विदेशी मुद्रा लाभ, फॉरेक्स गेन, ये सभी आते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। दूरसंचार ऑपरेटरों को केंद्र को राज्य हिस्सेदारी के रूप में लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान करना होता है। इस राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली राजस्व राशि को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के रूप में जाना जाता है। डॉट के अनुसार गणना में एक टेलीकॉम कंपनी द्वारा अर्जित सभी राजस्व शामिल होना चाहिए, जिसमें गैर दूरसंचार स्रोत जैसे जमा ब्याज और परिसंपत्तियों की बिक्री शामिल है। हालांकि कंपनियों का मानना है कि AGR में केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व शामिल होना चाहिए, गैर दूरसंचार राजस्व को इससे बाहर रखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोगुनी हो जाए, हमसे पूछ लिया कोई निश्चित समय है, अगर उसमें किसी वस्तु की जो मौद्रिक कीमत है, किसी व्यक्ति की मौद्रिक आय 10 रुपये से 20 रुपये हो जाए, यानी कि दूनी हो जाए, 10 से 20 दूनी हो गई। इसी प्रकार अगर वस्तु की जो कीमत है वो भी क्या हो जाए, 10 से 20 हो जाए, तो क्या रहेगा? तो जो वास्तविक आय वो तो परिवर्तित नहीं होगी, कि हमारी आय भी 10 से 20 हो गई और जो वस्तु है वो भी 10 से 20 हो गई, तो हमें क्या है, दोनों आपस में बराबर रहेंगे, तो क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अपरिवर्तित। आगे व्याख्या दे रखिए, एक दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रति संतुलित कर देंगी, जबकि वास्तविक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बढ़ी हुई कीमतें हैं वो मौद्रिक आय को संतुलित कर देंगी। यानी कि हमारी जो कीमत बढ़ गई, लेकिन वस्तु की भी तो कीमत बढ़ गई, तो जो पैसा हम लेंगे वस्तु का बढ़ा है, तो हमारी आय भी बढ़ गई, तो हम उस वस्तु को खरीदेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, पैसा दे देंगे, तो हमारा जो है वास्तविक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगी। अगला प्रश्न है, किस सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता? तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जा सकता आर्थिक विकास की कल्पना की जाए तब, जब हम आर्थिक विकास की कल्पना करेंगे, तो दोस्तों इसमें हम विश्व बैंक के वित्तीय सहायता को वृद्धि में नहीं रखेंगे। यानी कि जो हमने विश्व बैंक से सहायता ली है, कर्ज लिया है, ऋण लिया है, उसको हम क्या करेंगे, इसमें शामिल नहीं करेंगे।
सकल घरेलू उत्पाद इसको शामिल करेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसको भी शामिल करेंगे, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि ये भी शामिल करेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो हम ऋण लेंगे विश्व बैंक से उसे शामिल नहीं करेंगे। आर्थिक विकास में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि को ध्यान में रखा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों पर संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अमर्त्य सेन के सुझाव, जो दोस्तों अर्थशास्त्री है अमर्त्य सेन, उनके सुझाव जो दिए हैं उनके बारे में दे रखा है। तो इसमें इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, ये वाला इसमें शामिल नहीं है। वस्तु उन्मुख होना चाहिए, ये वाला इसमें क्या है, शामिल नहीं है। ये वाला तो इसमें शामिल नहीं है, अमर्त्य सेन के सुझावों में शामिल नहीं है। इससे जन्म उन्मुख होना चाहिए, एकदम इसमें शामिल किया गया है, इन्होंने अमर्त्य सेन ने शामिल किया है। सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, ये भी शामिल है। और दोस्तों विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव ये भी शामिल है। 2, 3, 4 शामिल है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अमर्त्य सेन कल्याणकारी अर्थशास्त्री थे। इनके अनुसार आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य मानवीय विकास है। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण अमर्त्य सेन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रश्नगत 2, 3, 4 की सिफारिश की है। अगला प्रश्न है, यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, ये वाक्य किसका है? ये व्यक्त किया गया था। हमसे पूछा है कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, यह किसने कहा है? तो याद रखना, ये कहा है अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन ने कहा है कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान, जो भविष्य आएगा उसमें वस्तुओं से अधिक ध्यान किस में देना चाहिए, कि व्यक्तियों पर देना चाहिए, ये कहा है अमर्त्य सेन ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है, अमर्त्य सेन। यह विचार अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय आय। प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उनके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है अथवा जिसमें विकास का प्रश्रय नहीं दिया गया है के कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय जीडीपी की वृद्धि दर 3-3.5% के आसपास बनी हुई है। स्पष्ट है कि प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय जीडीपी से संबंधित है। राष्ट्रीय आय या जीडीपी से संबंधित है। पूछा हुआ है प्रश्न में, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जीडीपी या राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किससे? जीडीपी या राष्ट्रीय आय से संबंधित है, और ये प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा दिया गया। इसमें एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि हिंदू वृद्धि दर ये किससे संबंधित है, तो ये प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा दिया गया है। ये राष्ट्रीय आय और जीडीपी से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय या पूछ ली जाए या फिर जीडीपी दे दिया जाए, तो इन दोनों से संबंधित है, और ये प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा बताया गया। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। जो आर्थिक विकास है वो सामान्यतः युग्मित है, तो वो युग्मित है स्फीति के साथ युग्मित है। आर्थिक विकास के साथ साथ सामान्यतः वस्तुओं की मांग बढ़ती है और आय में भी वृद्धि होती है। इसी कारण आर्थिक विकास सामान्यतः स्फीति इन्फ्लेशन के साथ युग्मित
हो जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न कारण से जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। जो जीएनपी है उसमें श्रम की भागीदारी कम है। क्यों कम है? तो दोस्तों याद रखना, ये इसलिए कम है, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। यानी कि जो वस्तुओं की कीमत है उसमें क्या है, जो मजदूरी है वो बहुत कम है, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी, कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण कीमतों की तुलना में मजदूरी का कम होना। कीमत वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, जिस कारण मजदूरी में यदि वृद्धि होती भी है तो भी परिणामी लाभ कम होता है। यानी कि जो कीमत में वृद्धि ज़्यादा हो जाती है लेकिन मजदूरी में वृद्धि कम होती है। मजदूरी वृद्धि कम इसलिए होती है क्योंकि भारत में जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास ये संरचनात्मक परिवर्तन है। आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन है। आर्थिक वृद्धि ये सकल घरेलू उत्पाद। आर्थिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद। और यह है संपोषित विकास, ये पर्यावरण। संपोषित विकास पर्यावरण। और है जीवन की गुणवत्ता, ये स्वास्थ्य से संबंधित है। जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य से संबंधित है। तो हमारा क्या मिलान होगा, 4 1 2 3। 4 1 2 3। 4 1 2 3 ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये इनके मिलान दे रखे हैं, आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद, संपोषित विकास पर्यावरण, जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में विगत एक दशक में 4 गुना वृद्धि हुई है। कितनी? 4 गुना वृद्धि हुई है। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। जो दोस्तों विगत एक दशक में कुछ जीडीपी में 4 गुना वृद्धि नहीं हुई है, तो ये वाला गलत है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत एक दशक में कमी आई है। जो पिछला दशक है उसमें क्या हुआ है, कमी आई है। ये वाला सही है, ये वाला सही है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। केवल 2 सही है। हमारा कथन एक असत्य है, क्योंकि विगत एक दशक में भारत की जीडीपी में 4 गुना वृद्धि नहीं हुई है। दूसरी ओर कथन सेकंड सत्य, क्योंकि विगत दशक में जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा कम हुआ है जबकि निजी क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा हुआ है। तो हमारा अभिष्ट उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और पूछा हुआ है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ये पद दे रखे हैं और ये सर्वोपयुक्त वर्ण। मेल्ट डाउन ये स्टॉक कीमतों की गिरावट। मेल्ट डाउन स्टॉक कीमतों की गिरावट इससे संबंधित है। ये वाला एक ही राइट हमारा, तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही सुमेलित है। मंदी, रिलेशन और स्लो डाउन, ये दोनों की क्या 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 है इनको भी देख लेते हैं। ये दोनों इनके मिलान नीचे दे रखे हैं। तो दोस्तों मेल्ट डाउन जो प्रतिभूतियों एवं बंद पत्रों की गिरावट की स्थिति है, जबकि मंदी ये क्या है, व्यावसायिक एवं औद्योगिक चक्रों के संकुचन की स्थिति। और स्लो डाउन आर्थिक क्रियाओं के ह्रासमान की स्थिति। स्लो डाउन आर्थिक क्रियाओं के ह्रासमान की स्थिति है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था नीति की अंदर और बाहर दोनों ओर से अधिकाधिक आलोचना हो रही है। जो भारतीय आर्थिक नीति है उसकी अंदर और बाहर दोनों ओर से क्या हो रही है, अधिकाधिक आलोचना हो रही है। एकदम राइट है ये वाला। आलोचना अधिकांशतः आदर्शों के भेदों पर आधारित है, ये भी राइट है दोस्तों। दोनों राइट है, तो आंसर क्या होगा हमारे इसमें, आंसर है ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत द्वारा 1991 में नई आर्थिक नीति
जो मुख्यतः उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित है, को अपनाए जाने की आलोचना अभी भी जारी है। विश्व के विकसित देश नई आर्थिक नीति को समग्र एवं निश्चित समय में न अपनाए जाने के कारण जहां भारत सरकार की आलोचना कर रहे हैं, वहीं भारत के भीतर इसकी आलोचना इस आधार पर भी हो रही है कि नई आर्थिक नीति के कारण भारत पूंजीवाद अंगीकरण कर रहा है तथा संविधान में उल्लिखित है कि समाजवाद के पथ से विचलित हो रहा है। यानी कि भारत क्या है, जो पूंजीवाद को अंगीकृत कर रहा है, यानी कि पूंजीवाद को अपनी ओर कर रहा है और समाजवाद के पथ से विचलित हो रहा है, इसलिए इसकी आलोचना हो रही है। आलोचना क्यों हो रही है? क्योंकि यह पूंजीवाद को अपना रहा है और समाजवाद को छोड़ रहा है, समाजवाद को छोड़ रहा है, उसके पथ से विचलित हो रहा है, इसलिए इसकी क्या हो रही है? आलोचना हो रही है। 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई। मुख्य रणनीति थी 1991 आर्थिक नीति अपनाई गई, उसकी मुख्य रणनीति क्या थी? तो दोस्तों उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ऑप्शन डी राइट होगा। उपयुक्त तो सभी क्या थी? उसकी मुख्य रणनीति थी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। भारत में आर्थिक उदारीकरण ये कब से शुरू हुआ? तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, यानी कि 1991 में जब भारत में आर्थिक उदारीकरण आई थी, वैश्वीकरण आई थी, उदारीकरण, ये तीनों दे रखी हैं, वैश्वीकरण और निजीकरण और उदारीकरण। तो उस समय क्या हुआ था, जो औद्योगिक लाइसेंस दिए जाते थे उसकी नीति में बदलाव किए गए थे, यानी कि उनको और सरल किया गया था। जून 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के सत्ता ग्रहण के पश्चात अपनाई गई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण का प्रारंभ 24 जुलाई 1991 को हुआ। 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति घोषित हुई। इस नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया, यानी कि 18 प्रमुख उद्योग थे उनको लाइसेंस दिया जाएगा, बाकी सब लाइसेंस मुक्त थे। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों के बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने का एक कारण है। भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसे ही बने रहने का एक कारण है, तो वो है ऑप्शन ए, निवेश का प्रतिमान पूंजी प्रधान उद्योग की दिशा में उन्मुख रहा है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। स्वतंत्रता के बाद भारत के जीडीपी में कई गुना वृद्धि तथा जीडीपी में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के योगदान में बृहत परिवर्तन के बावजूद भारत की व्यावसायिक संरचना कमोबेश स्थिर बनी हुई है। इसका प्रमुख कारण निवेश का प्रतिमान पूंजी प्रधान उद्योगों की दिशा की तरफ उन्मुख रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में अपनाई गई आर्थिक नीति के दो घटक स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा कथन सही है उसे देख लेते हैं। इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन बी, संरचनात्मक समायोजन क्रमिक और बहुपद प्रक्रम, जबकि स्थिरीकरण त्वरित अनुकूलन प्रक्रम, ये इसमें शामिल है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भारत में अपनाई गई आर्थिक नीति के दो क्रियात्मक पहलू थे, स्थिरीकरण एवं संरचनात्मक समायोजन। स्थिरीकरण अर्थव्यवस्था के मांग पक्ष के प्रबंधन से संबंधित है, जिसमें मुद्रास्फीति नियंत्रण, राजकोषीय समायोजन तथा भुगतान संतुलन के क्षेत्रक शामिल है। संरचनात्मक समायोजन अर्थव्यवस्था के पूर्ति पक्ष के प्रबंधन से संबंधित है, जिसमें व्यापार और पूंजी प्रवाह में सुधार, औद्योगिक विनियंत्रण, विनिवेश तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार इत्यादि सम्मिलित हैं। यद्यपि स्थिरीकरण एवं संरचनात्मक समायोजन एक दूसरे के पूरक हैं, तथापि संरचनात्मक समायोजन पूर्ति पक्ष से संबंधित होने के कारण स्थिरीकरण की अपेक्षा अधिक समय लेता है।
अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह को किया जाता है और यह 1991 में हुआ था, 24 जुलाई 1991 को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण वर्ष 1991 में 91 से माना जाता है। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, भारत के वित्त मंत्री थे। परिणाम था उन्हें ही भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है। किसे माना जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? किसी देश की जो आर्थिक वृद्धि है उसकी सर्वाधिक उपयुक्त माप है वो प्रति व्यक्ति उत्पाद। प्रति व्यक्ति उत्पाद कितना है, इससे क्या होता है, किसी देश की जो आर्थिक वृद्धि है वो उसे हम माप सकते हैं और सर्वाधिक उपयुक्त माप है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है, क्योंकि यह राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है तो यह होता है प्रति व्यक्ति आय से। जीवन स्तर जो दिखता है वो किससे दिखता है? प्रति व्यक्ति आय से दिखेगा कि उस देश का जो जीवन स्तर है वो कैसा है, यानी कि वो दिखेगा वो कैसा है कि जीवन स्तर कैसा है, प्रति व्यक्ति आय से दिखेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 2013 में ये प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम की वृद्धि दर ग्रोथ रेट स्थिर मूल्यों यानी कि कांस्टेंट प्राइस पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर को ध्यान में रखा जाता है। तो ये रखा जाता है मूल्य स्तर की वृद्धि दर का, मूल्य स्तर की वृद्धि दर का ध्यान में रखा जाता है। और ये प्रश्न IAS प्री 2000 में आया हुआ है। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय से मूल्य स्तर की वृद्धि दर को घटाने पर स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। स्पष्ट है कि वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर का मूल्य स्तर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के मूल्य की अपेक्षा अधिक होगा तथा यह अंतर मुद्रास्फीति की दर के मूल्य के बराबर होगा। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभी निश्चित किया था। तो यह आप सभी को पता है दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए 1867-68 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का आकलन किया था। अगला प्रश्न है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो उस समय अध्यक्ष कौन था? तो वो थे PC महालनोबिस। कौन थे? PC महालनोबिस थे। PC महालनोबिस। PC महालनोबिस थे। कौन थे? PC महालनोबिस। ये भी प्रश्न UPPCS मेंस 2015 में आया हुआ है। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। डॉक्टर BR गौडगिल तथा BK-RV राव इस समिति के सदस्य थे। कौन थे? डॉक्टर DR गौडगिल और BK-RV राव इस समिति के क्या थे? सदस्य थे। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस और सदस्य DR गौडगिल, BK-RV राव। अगला प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है? वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना ये की है BK-RV राव ने। BK-RV राव ने वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है। याद रखना, वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है। स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में किया था, जबकि प्रथम वैज्ञानिक अनुमान BK-RV राव ने किया था। सर्वप्रथम तो दादा भाई नौरोजी ने कर लिया था।
1868 में ही, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर वो किया था BKRB राव ने। अगला प्रश्न है, बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि दर किस वर्ष में थी? बीते 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि दर किस में थी? तो दोस्तों ये कई वर्षों में थी। यहाँ पर क्या दे दिया गया, स्टार दे दिया गया है। तो हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न काल में विकल्प सी सही था, यानी कि उस समय था जब ये प्रश्न पूछा हुआ था इसी टाइम, तो हमारा विकल्प सी सही था उस समय तो विकल्प सी सही था। लेकिन अब वर्तमान में क्या है उसे देखते हैं। प्रश्न काल में विकल्प सी सही था। बीते 3 दशकों यानी कि 30 साल में, जो पिछले 30 साल के हैं, 30 साल बीत गए 3 दशकों में, 1990 और 2000 से 2010 और 2010 से 2020 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद आय में सर्वाधिक वृद्धि दर प्रदर्शित करने वाले वर्ष। दोस्तों ये इनकी आर्थिक समीक्षाएं दे रखी हैं। जो 1990 से 2000 तक के दशक में 1999 से 2000 तक 8.8%, 2000 से 2010, 2007 से 8 और 2006 से 7 8 रही है इसमें। और दोस्तों वर्ष 2010 से 2020 के बीच 2016-17 में 8.3% रही है, ये सर्वाधिक रही है 2017 में। ये तो दशक है, क्या है ये दशक है, लेकिन ये वर्ष है। कौन से ये वर्ष है? सर्वाधिक तो इनमें से सर्वाधिक तो इसमें रही है 1999 से 2000 वाला जो दशक रहा है उसमें। ये आंकड़े आधार वर्ष 2011-12 के आधार